हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज महाराष्ट्र की सियासत भी हिल गई और मुंबई पुलिस के सबसे बड़े अफसर की कुर्सी भी चली गई। एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जेल में है और पुलिस कमिश्नर का तबादला हो चुका है। अब सवाल सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर से पूछे जा रहे हैं। नए पुलिस कमिश्नर का कहना है कि पूरी मुंबई पुलिस की इमेज को नुकसान पहुंचा है और अब मुंबई पुलिस की छवि को ठीक करने की जरूरत है। बीजेपी हमलावर है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सचिन वाजे तो उद्धव ठाकरे का करीबी है और वो उनकी पैरवी करते हैं। इस बीच सभी सबूतों के साथ हमारे रिपोर्टर्स मुंबई में हर उस जगह मौजूद हैं जहां जहां इस केस में कोई ना कोई डेवलपमेंट हुई है। इस केस में आज क्या नया हुआ, आपको पता चलेगा इस रिपोर्ट से। 24 और 25 फरवरी की रात को क्या हुआ था? कौन इनोवा कार चला रहा था? कौन स्कॉर्पियो में बैठा था? और काले रंग की मर्सिडीज कहां थी? सचिन वाजे की जांच में सबसे बड़ी खबर, मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है और इस तरह से सचिन वाजे की इस पूरी जांच में और एंटीलिया केस में उद्धव ठाकरे सरकार को अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लेना पड़ा है। परमवीर सिंह या सचिन वाजे बहुत छोटे लोग हैं, इनका नाम लेके ये कभी गुत्थी सुलझने नहीं वाली है। सवाल यह है कि क्या परमवीर सिंह के बाद कुछ और बड़े अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से सचिन वाजे की जांच पर निर्भर करता है। सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले कुछ और लोग सरकार में बैठे हैं। सचिन वाजे ने किस तरह पूरे क्राइम को क्रिएट किया और किस तरह बाद में सबूतों को एक के बाद एक नष्ट करते गया। अगले 10 मिनट ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा, आपको एंटीलिया केस पूरी तरह समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले देखिए, सचिन वाजे को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे का नाम ले लिया है। 2018 में उद्धव जी ने भी मुझसे बात की थी और उनके मिनिस्टर्स भी मेरे पास आए थे और सचिन वाजे। इस केस में 3 कार है, मनसुख की स्कॉर्पियो, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की सफेद इनोवा और सचिन वाजे की काली मर्सिडीज। लेकिन एंटीलिया के बाहर सबसे पहले कार की एंट्री नहीं हुई। सबसे पहले आया सचिन वाजे, वो भी पैदल। सचिन वाजे कुर्ता पायजामा पहनकर आया था। एंटीलिया के बाहर जो सीसीटीवी फुटेज मिला था, उस फुटेज को गौर से देखने के बाद ये पता चला कि उस फुटेज में सचिन वाजे ही हैं, लेकिन उन्होंने पीपी किट नहीं बल्कि कुर्ता पायजामा पहन रखा था और सर पर रुमाल रखा हुआ था। ये बात साबित हो चुकी है कि सचिन वाजे ही सीसीटीवी में है। कुर्ता पायजामा के साथ वो सिर पर रुमाल लगाए हुए हैं। पहले इसे पीपी किट समझा गया, लेकिन बारीकी से की गई जांच में ये कुर्ता पायजामा निकला है। इसी तरह सचिन वाजे ने इस पूरे केस में अपनी पहचान छिपाई। जानकारी यह है कि दरअसल उस कुर्ते पायजामे को केरोसिन डालकर जला दिया गया, क्योंकि सचिन वाजे की मर्सिडीज में केरोसिन की बोतल मिली थी। लेकिन एनआईए की टीम उस कुर्ते पायजामे को भी खोज रही है और अगर वो कुर्ता पायजामा मिल जाता है तो उसे पहनाकर सचिन वाजे की आइडेंटिटी को और पुख्ता एनआईए करना चाहेगी। इस तरह 24 फरवरी को सचिन वाजे ने एंटीलिया के आसपास के इलाके की रेकी की। इसके बाद उसने अपने एक आदमी के जरिए स्कॉर्पियो को अंबानी परिवार के घर से कुछ दूरी पर पार्क करवाया। सचिन वाजे सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। एक बार फिर उसकी एंट्री होती है, वो इनोवा कार से वहां पहुंचता है। इसी इनोवा कार में सचिन वाजे बैठा हुआ था। वो वहां पहुंच कुछ देर रुकता है और फिर आगे बढ़ जाता है। स्कॉर्पियो और इनोवा का रोल आपने देख लिया है। अब है तीसरी कार की एंट्री, काली मर्सिडीज। जो 3 कार अब तक बरामद हुई हैं, उनका प्रोफाइल देख लीजिए। पहली है स्कॉर्पियो, जिसमें जिलेटिन यानी विस्फोटक रखा गया था। दूसरी है सफेद रंग की इनोवा, जो स्कॉर्पियो को कवर देने और फरार होने में काम आई और सबूत भी मिटाए गए। और तीसरी कार है काले रंग की मर्सिडीज, जिससे बहुत कुछ बरामद हुआ है। बेंज को सीज किया है, जिस सीजर में जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट थी उसको रिकवर किया है। 5 लाख से ज़्यादा कैश रिकवर किया है। एक नोट काउंटिंग मशीन रिकवर की है। कुछ कपड़े रिकवर किए हैं
और इसके बीच में जांच जारी है। इससे जाहिर है कि सचिन वाजे की सोच एक पेशेवर क्रिमिनल वाली थी और इससे जुड़ा वो हर सामान अपनी काली मर्सिडीज में रखता था। सचिन वाजे, इन्हें नौकरी में वापस क्यों लिया गया? वे 2004 में सस्पेंड हुए, 2007 में उन्होंने वीआरएस दिया और उसके बाद उनका वीआरएस एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी। सचिन वाजे की जो काले रंग की मर्सिडीज मिली है उसमें ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जिसे लेकर बहुत बड़ी साजिश की जो बू आ रही है वो और तेजी से फैलना शुरू हो गई है। सचिन वाजे से जो मर्सिडीज जब्त हुई है उससे 5 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। नोट गिनने वाली मशीन भी कार के अंदर मिली है। पैंट, शर्ट और एक बोतल में केरोसिन भी मिला है। साजिश में इस्तेमाल स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट भी बरामद हुई है। सचिन वाजे की काली मर्सिडीज मिलने के बाद अब मुंबई पुलिस के इंटरनल जांच की भी बात हो रही है। अब इस बात की डिटेल निकाली जा रही है कि सचिन वाजे मुंबई पुलिस कमिश्नर दफ्तर आने के लिए किन किन गाड़ियों का इस्तेमाल करता था। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें यह पता चला है कि सचिन वाजे एक नहीं बल्कि कई गाड़ियों से कमिश्नर दफ्तर पहुंचता था, जिनमें से ज्यादातर लग्जरी गाड़ियां थीं। इसके लिए कमिश्नर ऑफिस के रजिस्टर खंगाले जा रहे हैं, कमिश्नर ऑफिस के स्टाफ का बयान लिया जा रहा है, साथ ही में सीसीटीवी की मदद भी ली जा रही है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग कार का इस्तेमाल। इससे पता चलता है कि सचिन वाजे की प्लानिंग बड़ी थी, लेकिन वो कई लूप होल भी छोड़ गया। उसने स्कॉर्पियो को अपनी ही सोसाइटी में छुपाया। उसने एंटीलिया की रेकी पुलिस की गाड़ी यानी सफेद इनोवा से की थी और अब काले रंग की मर्सिडीज ने कई और सवाल पैदा कर दिए हैं कि 5 लाख कैश और नोट गिनने वाली मशीन का सचिन वाजे क्या करने वाला था। 2018 में जिस समय मैं मुख्यमंत्री था उस समय शिवसेना की ओर से दबाव था कि एपीआई वाजे को फिर एक बार सरकार की सेवा में लिया जाए, पुलिस महकमे में भी लिया जाए। और उस समय मैंने उनका पास्ट रिकॉर्ड देखने के बाद यह तय किया कि एडवोकेट जनरल की सलाह मैं इसमें लूंगा। और मैंने एडवोकेट जनरल जी की सलाह ली, हालांकि वो कोई रिटर्न सलाह नहीं थी, लेकिन मैंने उनको फाइल दिखाई और उन्होंने मुझे साफ ये कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने उनको सस्पेंड किया है, बहुत गहरी इंक्वायरी चल रही है, ऐसे समय उनको लेना ठीक नहीं होगा। और मैंने उस समय उनको नहीं लेने का फैसला किया। जब इस केस में मनसुख की एंट्री हुई, यानी स्कॉर्पियो के मिलने के बाद जब उसकी जांच शुरू हुई, तो सचिन वाजे को लगा कि उससे बात खुल सकती है, क्योंकि स्कॉर्पियो चोरी नहीं हुई थी। ये बात साबित हो चुकी है। अब मनसुख को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। मनसुख हीरेन की केमिकल एनालिसिस के तहत ही डायटम बोन जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डायटम एक तरह का पदार्थ होता है जो कि नदी, नाले और तालाब के पानी में पाया जाता है और इसी तरह का पदार्थ जो है मनसुख की डायटम रिपोर्ट में सामने आई है। दरअसल मनसुख की जो बॉडी मिली थी वो कीचड़ में मिली थी और उसके मुंह में 5 रुमाल ठूसी गई थी। जाहिर बात है कि मनसुख की मौत दम घुटने से हुई थी, लेकिन डायटम रिपोर्ट से एक बात तो साफ है कि लंग्स में पानी मिला है और दम घुटने से उसकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो हत्या की थ्योरी है वो इस बात को साबित करती है कि मनसुख को मौत के घाट उतारा गया। अगर ये लाश हाई टाइड में फेंकी जाती तो ये वापस ही नहीं आती। तो ये होता कि मनसुख हीरेन ये पुलिस के दबाव में या पुलिस जो बार बार पूछताछ कर रही है उससे नाराज होकर कहीं भाग गए। महीने 2 महीने बाद ये बात ठंडी हो जाती। आधे घंटे का डिफरेंस आया उनके कैलकुलेशन में और हाई टाइड की जगह लो टाइड आया आधे घंटे के कारण। और मनसुख हीरेन इनकी जो लाश है वो वहीं पर रही, वो बहकर नहीं गई। वैसे जल्दी एनआईए मुंबई पुलिस के 2 बड़े अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है। इनमें एक अफसर ज्वाइंट कमिश्नर रैंक के हैं, जबकि दूसरे डीसीपी रैंक के 2 अधिकारी हैं। दोनों के सचिन वाजे से लिंक पर भी सवाल होंगे। अब जन आक्रोश बढ़ा तो सारा का सारा जिम्मा मुंबई पुलिस कमिश्नर के माथे पे थोप कर महाराष्ट्र की सरकार बच नहीं सकती। इस पूरी कड़ी में, पूरी श्रृंखला में महाराष्ट्र सरकार के कौन से नेता हैं, उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी।
महाराष्ट्र सरकार को इसकी जांच करके कौन नेता इस गंभीर मामले में शामिल है उनके नाम उजागर करने होंगे, उनको अपने पद से हटना होगा। 25 फरवरी के बाद से सचिन वाजे इस केस को कंट्रोल कर रहा था। वो जांच भी कर रहा था और जांच करते हुए सारे सबूत भी खुद ही मिटा रहा था। सचिन वाजे ने अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्डर भी जब्त करवाया। उसने उस दुकान की भी सीसीटीवी फुटेज ली जहां से उसने फर्जी नंबर प्लेट बनवाई थी। सचिन वाजे के दफ्तर से मिले आईपैड, लैपटॉप और मोबाइल का सारा डेटा डिलीट पाया गया है। इसकी पूरी रिपोर्ट भी समझने लायक है। सचिन वाजे को गिरफ्तार करने के पहले एनआईए की टीम ने उनसे 13 घंटे तक लगातार पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान एनआईए की टीम ने उनसे उनका फोन भी मांगा, लेकिन सचिन वाजे ने कहा कि उनका फोन कहीं गिर गया है। एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के रैंक का अधिकारी अगर ये कहे कि उसका फोन कहीं गिर गया है तो ये बात एनआईए को हजम नहीं हुई। यही वजह है कि एनआईए ने सचिन वाजे के दफ्तर की जांच की और वाजे का फोन उसके केबिन से ही मिला। एनआईए ने सचिन वाजे के हैंडलर तक पहुंचने के लिए उसके दफ्तर में तलाशी लेकर कई चीजें जब्त की हैं। सर्च ऑपरेशन में सचिन वाजे का मोबाइल और लैपटॉप लिया गया है। उसका आईपैड भी जब्त किया गया है। वाजे का दफ्तर मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस की 4थी मंजिल पर है और यहां एनआईए ने मंगलवार रात 8 बजे से बुधवार सुबह 4 बजे तक तलाशी ली है। सचिन वाजे की सभी डिवाइस से डेटा गायब मिला है। अब मिसिंग डेटा को लेकर एनआईए इसे सीएफएसएल के पास भेज रही है ताकि सारे डेटा रिकवर हो सके। सचिन वाजे के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का डेटा रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की 2 टीमें पेडर रोड के एनआईए के दफ्तर में मौजूद हैं। इन एक्सपर्ट्स की टीमों से डेटा रिकवरी में काफी मदद मिल सकती है। सीपी के बाद अगर किसी का कद मुंबई पुलिस में था तो सचिन वाजे का था, क्योंकि सीएम के ब्रीफिंग के समय भी वो नजर आते थे, गृह मंत्री के समय भी वो नजर आते थे। सचिन वाजे को लेकर एक वाकया ऐसा है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सचिन वाजे का रुतबा मुंबई के पुलिस विभाग में क्या था, ये आपको बताते हैं। एंटीलिया के बाहर जब विस्फोटक मिला था तो सबसे पहले वहां पहुंचने वालों में एटीएस की भी टीम थी। एटीएस के डीआईजी स्तर के एक अधिकारी अपनी टीम के साथ एंटीलिया पर पहुंचे थे जहां स्कॉर्पियो में जिलेटिन मिली थी। इस एटीएस अधिकारी ने जब सचिन वाजे से पूछा कि स्कॉर्पियो गाड़ी कहाँ है, तब पहले तो वाजे ने उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब इस अधिकारी की तरफ से वाजे पर दबाव डाला गया तब वाजे ने उनसे कहा कि यह केस हमारे पास है और इसकी जांच हम कर रहे हैं। एटीएस के वो डीसीपी मुंबई में हाल के ही दिनों में डेपुटेशन पर मुंबई आए थे। वो सचिन वाजे को पहचानते नहीं थे और उस वक्त सचिन वाजे सिविल ड्रेस में थे। जब एटीएस अफसर ने सचिन वाजे से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि सचिन वाजे मेरा नाम है और मैं इस केस को देख लूंगा, आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। इससे पता चलता है कि सचिन वाजे मुंबई में किस कॉन्फिडेंस से ऑपरेट कर रहा था। सचिन वाजे का नेटवर्क और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को चलाने का उसका तरीका वाकई हैरान करने वाला है और अब यही फैक्टर बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एनआईए के डीजी को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि आखिर परमवीर सिंह ने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को मुंबई को फिर से पुलिस फोर्स में क्यों लिया और इस पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। सचिन वाजे गैंग जो ठाकरे सरकार के आशीर्वाद से काम कर रही थी, परमवीर सिंह जी की बदली करके उद्धव ठाकरे जी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। वास्तव में इसमें जो आईपीएस ऑफिसर इन्वॉल्व है, परमवीर सिंह का रोल और इसके पीछे जो पॉलिटिकल लीडर है, वहां तक जांच होनी चाहिए। इन सबको जेल में भेजे बगैर हम स्वस्थ बैठेंगे नहीं। इस पूरे केस को लेकर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में टेंशन वाकई बहुत ज्यादा है। लगातार कई बैठक हो रही है। सचिन वाजे की कंट्रोवर्सी को लेकर उद्धव सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि सचिन वाजे का गॉडफादर कौन है। एनआईए को लगता है कि सचिन वाजे के लैपटॉप और मोबाइल से डेटा रिकवरी के बाद कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। इसे पता चल सकता है कि 25 फरवरी से पहले सचिन वाजे किस किस के संपर्क में था। सचिन वाजे की सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से डेटा रिकवरी से जो डिटेल्स मिलेंगी उससे पता चलेगा कि सचिन वाजे इस केस में मोहरा है या मुजरिम। वो ये सब कुछ किसके इशारे पर कर रहा था, क्योंकि देश के एक बड़े उद्योगपति के खिलाफ एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर साजिश रची। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही।
जिस सफ़ेद इनोवा का इस्तेमाल सीआईयू की टीम करती थी वो गाड़ी अक्सर कमिश्नर ऑफिस में खड़ी रहती थी, लेकिन 24 फरवरी की रात को इस गाड़ी के एंट्री या एग्जिट की कोई भी जानकारी रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरा खेल सिर्फ सचिन वजह के कहने पर ही हो रहा था? क्या ये पूरी साजिश सिर्फ एपीआई सचिन वजह ने ही रची थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा दिमाग काम कर रहा था? आखिर वो कौन था जो सचिन वजह को निर्देश दे रहा था और जिसके निर्देश पर सचिन वजह ये पूरी साजिश को अंजाम देने में जुटे हुए थे? एनआईए अब इस बात की जांच करने में भी जुटी हुई है। सचिन वाजे ने क्राइम सीन को स्क्रिप्ट किया या इसके पीछे स्क्रिप्ट राइटर कोई और ब्रेन है? कहने के लिए सचिन वाजे सीआईयू यानी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में था और ज्वाइंट कमिश्नर या डीसीपी रैंक के अधिकारियों के बजाय उसकी टीम परमवीर सिंह को रिपोर्ट करती थी। ऐसे में कई और अफसरों से एनआईए की पूछताछ इस केस में बहुत सी बातें सामने लाएंगी। इस सब के बावजूद उद्धव ठाकरे अब तक खामोश हैं। मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर चार्ज ले चुके हैं और उन्होंने सारा ठीकरा परमवीर सिंह पर फोड़ दिया। महाराष्ट्र में सब नेता चुप हैं। इस वक्त सिर्फ एक नेता बोल रहा है और वो है शिवसेना के सांसद संजय राउत। संजय राउत से हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने बहुत चुभते हुए सवाल पूछे। संजय राउत ने क्या क्या कहा वो आप इस 3 मिनट की बातचीत में देखिए। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत हमारे साथ हैं। सर, आखिर क्यों आपको मुंबई पुलिस के कमिश्नर का सरकार को तबादला करना पड़ा? ये एक रूटीन प्रोसेस है। सरकार को लगा होगा कि ये समय है कि कुछ बदलाव करना चाहिए होम डिपार्टमेंट में, तो उससे किसी के मन में कोई शंका आशंका पैदा होने की ज़रूरत नहीं है। मुंबई बड़ा शहर है, बड़ा पुलिस फोर्स है, प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है। परमवीर सिंह साहब भी बहुत ही बड़े अधिकारी है, अच्छे अधिकारी है, बहुत ही हिम्मतबाज अधिकारी है, अफसर है। तो आपको क्या लगता है तबादले तो सर्विस में होते रहते हैं। लेकिन सर, जिस तरह से लगातार ये आरोप लग रहा था कि मुंबई पुलिस कमिश्नर जो हैं उन्होंने इस पूरे मामले को, हिरेन मनसूख मामले को मिस हैंडल किया और सचिन वाजे को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। देखिए, वो आप नहीं तय कर सकते या मैं नहीं तय कर सकता। अब एनआईए की जो जांच चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट या एटीएस, वो तय करेगी क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है कि सचिन वाजे और परमवीर सिंह तो एक मोहरा है, असली जो किरदार है इसके पीछे वो तो सत्ता में बैठे हुए हैं। बीजेपी कौन है? अपोजिशन में है महाराष्ट्र में। उनका काम है इस प्रकार से आरोप करना, उनके हर आरोप को जवाब देना, ये कोई हमारा काम नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा आरोप लगाया है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो शिवसेना ने सचिन वाजे के लिए पैरवी की थी। ऐसे बहुत से लोगों को पूरे देश में सर्विस में लिया जाता है। गुजरात में क्या हो गया आपको मालूम है, और राज्यों में क्या होता है वो भी आपको मालूम है। व्यापम घोटाले में जो लिप्त अधिकारी थे उनको भी सर्विस में लिया गया बाद में। तो ये सवाल किसी से कोई नहीं पूछना चाहिए जब किसी की सरकार बनती है। जो सरकार जिससे कंफर्टेबल होती है उससे सेवा लेती है। ये तो कह रहे हैं कि सत्ता में जो लोग बैठे थे वो सचिन वाजे और परमवीर सिंह को हैंडल करते थे, सीधा निशाना मुख्यमंत्री पे है। ठीक है, उनके पास अगर दूसरा कोई काम नहीं है उसके सिवा बोलने का तो बोल लीजिए। अपोजिशन के लीडर है बड़े, उनका काम है। दिल्ली में आकर बात किया है, आज मैंने भी सुन ली है, करने दीजिए। क्या उद्धव ठाकरे का इसमें कोई रोल है, जैसा कि सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? क्या है ये रोल और ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी है? इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा शहर है, तबादला कर दिया मुख्यमंत्री साहब ने एक अधिकारी का, उसमें इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। क्या फडणवीस साहब के कार्यकाल में किसी के तबादले नहीं हुए? क्या हुए ना? वो तो ये कह रहे हैं कि सचिन वाजे हो या परमवीर सिंह हो, ये लोग एक्सटॉर्शन करते हैं, काम ही था एक्सटॉर्शन करना। ठीक है, आरोप करना भी उनका काम है, अपोजिशन का करने तो ठीक है। लेकिन सर, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, आपको कि दबाव में उद्धव सरकार ने तबादला किया है परमवीर सिंह का? हमारी सरकार किसी दबाव में काम नहीं करती, ये हमारा यूएसपी है। क्या मुंबई पुलिस ने या फिर एटीएस ने इस मामले को मिस हैंडल किया सर? अंदर कुछ नथिंग ऐसा। जब एनआईए को जांच दी गई उसके बाद ये सब कड़ियाँ खुलती गई। सचिन वाजे क्या रोल था? सच सामने आ जाएगा जल्दी। हाँ। और इस वक्त दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में बहुत हलचल है। जेपी नड्डा, अमित शाह से लेकर बीजेपी के सारे सीनियर लीडर बीजेपी दफ्तर में पहुंच चुके हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया जा रहा है। इस मीटिंग में मोदी एक पॉलिटिकल फैसला करेंगे। बंगाल चुनाव में बचे हुए उम्मीदवारों के नाम लॉक करेंगे
और इससे पहले आज मोदी ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से निपटने पर कुछ फैसले किए। 3 दिन में नरेंद्र मोदी की 3 परीक्षाएं होनी है। मोदी के लिए चैलेंज कितना बड़ा है, हालात कैसे बन चुके हैं और इस पर नरेंद्र मोदी का डिसीजन क्या होगा, समझते हैं इस रिपोर्ट से। इलेक्शन, कोरोना और वैक्सीन, 3 अलग अलग मोर्चों पर मोदी क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने वाले हैं। प्रधानमंत्री बहुत जल्द कुछ बड़ा फैसला करने वाले हैं। तीनों मोर्चों पर मोदी के मैनेजमेंट का ब्लूप्रिंट रेडी हो गया है। मोदी ने इशारा दे दिया है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। ये आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है। एक भय का साम्राज्य फैल जाए, ये भी स्थिति नहीं लानी है और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। मोदी का टारगेट नंबर 1 है 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव। टारगेट नंबर 2 है कोरोना के बढ़ते मामले को रोकना। मोदी की स्ट्रेटजी क्या होगी? सख्त लॉकडाउन लागू होगा, जनता कर्फ्यू लगेगा या कुछ और होगा? वैक्सीनेशन पर नॉन स्टॉप पॉलिटिक्स हो रही है। मोदी का टारगेट नंबर 3 है वैक्सीन वाली राजनीति पर फुल स्टॉप लगाना। सबसे पहले मोदी के इलेक्शन मैनेजमेंट की बात करते हैं। बंगाल चुनाव के बचे हुए उम्मीदवारों के नाम पर मीटिंग शुरू है। बंगाल में मोदी के कैंपेन का पूरा खाका तैयार है। मोदी के स्क्रिप्ट भी रेडी है और पश्चिम बंगाल के सियासी समर को और धारदार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी कुछ घंटों के बाद पुरुलिया पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी के बंगाल वाले इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान के तहत चुनावी सभाओं में निशाने पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो रहेंगी, लेकिन उन पर निजी टिप्पणी नहीं की जाएगी। सिर्फ उनकी सरकार की नाकामियों को लेकर हमला होगा। बंगाल का किला फतह करने वाले आइडिया का असर इंटरनेट की दुनिया में देखा जा सकता है। मोदी के बंगाल पहुंचने से पहले बंगाल का वोटर अपने मोबाइल पर मोदी को सर्च कर रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर बंगाल में पुरुलिया को सर्च करने का परसेंटेज 51 तक पहुंच गया है। मोदी 49% के साथ मैदान में डटे हुए हैं और दीदी 27% के साथ काफी धीमी गति से सर्च की जा रही है। यानी हेडलाइन भले ही मोदी वर्सेस दीदी में छपे, लेकिन ग्राउंड पर माहौल मोदी के फेवर में दिख रहा है। दीदी को शायद अंदर ही अंदर इस बात का एहसास है, इसलिए वो कोरोना के मुद्दे पर मोदी की इंपॉर्टेंट मीटिंग से गायब रही, मंच से सियासी भाषण देती रही और मैनिफेस्टो बनाने में बिजी रही। हमारा मैनिफेस्टो तो तैयार है 9 तारीख से। हमारा सिचुएशन बदल गया है। मेरे को एनजीओ के लिए, इसी के लिए हम 3-4 दफे कैंसिल किया है। वो हमारा इधर से देखा लगता है। हम तो इलेक्शन कमीशन से भी अप्रूवल लिया ना, और होम मिनिस्टर का तो पूरा चलता है ना, आपको तो पता है। हम किसी को जमींदारी नहीं करेंगे कि बीजेपी जो उल्टा पल्टा बात करते हैं, जो अनफॉर्चुनेट बात करते हैं, स्कैंडल करते हैं, बहुत ह्यूमिलिएट किया है हमको बातों बातों पे। हम नहीं करने चाहूंगी। हम पॉलिटिकली फाइट करेंगे और हमारा मैनिफेस्टो निकालने देर हुआ ठीक है, लेकिन तब भी आप लोगों ने देखा हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हम चलने नहीं पाते हैं, लेकिन तब भी बहुत कष्ट करके, तकलीफ करके हम लोगों का पास जा रहा है। दीदी की सियासी पिच पर सिर्फ चुनाव का नैरेटिव सेट नहीं किया गया, कोरोना वैक्सीन के बहाने भी मोदी को घेरने की कोशिश हुई। 17 मार्च 2021 को जिस वक्त मोदी ने 17 मिनटों में देश के अलग अलग राज्यों को कोरोना के बढ़ते मामलों पर कड़ाई वाला इंपॉर्टेंट मैसेज दिया, उस दिन दीदी फ्रेम में तो नहीं थी, लेकिन ममता ने सियासी मंच से वैक्सीन की सच्चाई पर पर्दा डालते हुए वोट बटोरने वाला डायलॉग जरूर मारा। আমি বলছি কোভিডে ইনজেকশন দাও সাধারণ মানুষকে, আমাদের হাতে নেই, ওটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পারমিশন না দিলে হবে না। আমি বলছি আমি টাকা দেব, আমি চাই জনগণকে বিনা পয়সায় কোভিডের ইনজেকশন সবাইকে দেবো, তুমি আমাকে দাও। নরেন্দ্র মোদি দিচ্ছে না। আবার দেখুন কোভিড শুরু হয়েছে। আমরা তো কোভিডে আপনাদের ভালো রেখেছিলাম,
আগামী দিনও ভালো থাকবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি বলছি বিনা পয়সায় দেবো, উনি দিচ্ছেন না। কেন দিচ্ছেন না? আজকে যদি আমি সবাইকে টিকা দিতে পারি, পোলিও টিকা দিতে পারি, আমি ম্যালেরিয়া টিকা দিতে পারি, আমি ডেঙ্গুর টিকা দিতে পারি, তাহলে আমি কোভিশিল্ডের টিকাও দিতে পারি। আমরা বলছি নরেন্দ্র মোদীকে ভাষণ কম দাও, আমরা টাকা দেবো রাজ্য সরকার। আমি আগেই চিঠি লিখেছি ভোটের আগে, যাতে বলতে পারবে না আমি এখন বলছি। আমি 1 মাস আগে থেকে বলছি সাধারণ মানুষকে কোভিডের টিকা বিনা পয়সায় আমরা দেব। ममता ने मोदी पर डायरेक्ट अटैक करते हुए कहा कि मोदी बंगाल को वैक्सीन नहीं दे रहे, जबकि सच्चाई यह है कि 17 मार्च सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 52 लाख से ज्यादा डोज सप्लाई की जा चुकी है, जिसमें से 30 लाख डोज से थोड़ी ज्यादा इस्तेमाल हुई है, जबकि 22 लाख के करीब डोज अभी भी बैलेंस में पड़ी हुई है। सवाल यह है कि क्या दीदी सिर्फ वोट के लिए वैक्सीन कर रही हैं, और जो वैक्सीन बंगाल के पास बैलेंस में पड़ी है उनका क्या? मोदी ने वैक्सीन की बर्बादी का यही मुद्दा देश के सामने उठाया। साथियों, वैक्सीन अभियान को लेकर कई साथियों ने अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर इस लड़ाई में वैक्सीन अब 1 साल के बाद हमारे हाथ में एक हथियार आया है। ये प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोसेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है, इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए, और मैं मानता हूं हर रोज शाम को इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए। मोदी को कोरोना पर कड़वी बातें कहनी पड़ी, ये प्रधानमंत्री की मजबूरी नहीं, जरूरत थी। देश और दुनिया ने पिछले 1 साल में कोरोना पर मोदी का मैनेजमेंट देखा है। वैक्सीनेशन के मामले में भारत दूसरे पायदान पर खड़ा है। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। अमेरिका ने 14 दिसंबर 2020 को वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया और अब तक उसने 10 करोड़ 90 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया है, जबकि भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई और अब तक 3 करोड़ 48 लाख 59,345 लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। अकेले 16 मार्च को शाम 7 बजे तक 19 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ली। लेकिन मोदी के कोरोना मैनेजमेंट को डेंट लगाने का काम हुआ। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब जैसे राज्य कोरोना को काबू में नहीं रख पाए और इन राज्यों में तेजी से बढ़ते कोरोना के नए मामलों की वजह से एक बार फिर मोदी को फ्रंट फुट पर आना पड़ा। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को अब 1 साल से ज्यादा हो रहा है। इस दौरान भारत के लोगों ने कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया है, उसका दुनिया में उदाहरण के रूप में चर्चा हो रही है। लोग उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दुनिया के अधिकांश कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई वेव्स का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। अब आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं कि मोदी ने जिस खतरे का जिक्र किया, जिससे देश को आगाह किया, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। भारत में इस वक्त जितने भी एक्टिव केसेस हैं, उनमें से 60% अकेले महाराष्ट्र में हैं। 45% नई मौत भी महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में 1 मार्च के बाद औसतन 7,741 नए केस आ रहे थे, लेकिन 15 दिन बाद 13,527 पर पहुंच गए। महाराष्ट्र में मार्च की शुरुआत में पॉजिटिविटी रेट 11% पर था।
मगर अब यही आंकड़ा बढ़कर 16% से ज्यादा हो गया है। सोचिए, पूरे देश का पॉजिटिविटी रेट 5% है, पूरे देश में सप्ताह का पॉजिटिविटी रेट 3% है और महाराष्ट्र में यह नंबर 16% से ज्यादा है। भारत में इस वक्त टोटल एक्टिव केसेस की जितनी भी संख्या है उनमें 76% से ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 87 नई मौतें हुई हैं, पंजाब में 38 और केरल में 15 लोगों की जान गई है। मोदी को पता है सावधानी हटी तो दुर्घटना होने के चांस बहुत ज्यादा हैं, हालात बेकाबू हो सकते हैं। मोदी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, वो एक बार फिर आगे आकर देश को लीड कर रहे हैं और अब की बार मोदी ने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेट का फॉर्मूला दिया है। अब हमें प्रोएक्टिव होना जरूरी है, हमें जहां जरूरी हो, और ये मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए, इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटी-पीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। इस वक्त देश में 19 जिले सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित हैं, मगर 19 में से 15 अकेले महाराष्ट्र के हैं। आंकड़े आपने देख लिए हैं, वो डराने वाले हैं। मगर बंगाल में दीदी की तरह महाराष्ट्र में भी वैक्सीन वाली पॉलिटिक्स हावी है। वो बात दूसरी है कि सेंटर से महाराष्ट्र को 12 मार्च तक वैक्सीन की 54 लाख डोज भेजी जा चुकी है, मगर महाराष्ट्र की सरकार ने सिर्फ 23 लाख वैक्सीन की डोज का इस्तेमाल किया। करीब 56% वैक्सीन अभी अनयूज्ड पड़ी हुई है। यानी एक तरफ मोदी ने कोरोना से लेकर वैक्सीन तक सबका मैनेजमेंट प्रॉपर प्लानिंग से किया, मगर कुछ राज्य ऐसे निकले जहां ना तो कोरोना को ढंग से मैनेज किया गया और ना ही अब वैक्सीन को ही मैनेज किया जा रहा है। कोरोना और वैक्सीन वाली पॉलिटिक्स सिर्फ टीएमसी और शिवसेना नहीं कर रही, कांग्रेस की टाइमलाइन पर भी बहुत कुछ है। मोदी जहान की जान बचाते हैं, दुनिया भारत की तारीफ करती है और कांग्रेस इसे पब्लिसिटी स्टंट बताती है। राहुल हफ्ते में एक बार नया लाइव वेबिनार करते हैं और पीएम मोदी को सद्दाम हुसैन और गद्दाफी से जोड़ देते हैं। राहुल की टाइमलाइन लोकतंत्र खतरे में है, पर अटकी हुई है। मकसद सिर्फ एक है, मोदी को घेरना। दिलचस्प बात यह है कि मोदी पर अटैक करने के लिए कांग्रेस ट्विटर पर कोरोना का कार्ड खेलती है और जब कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरते हैं तो उनके लिए कोरोना रफू चक्कर हो जाता है। सवाल पूछने पर गलती नहीं मानी जाती, उल्टे सवाल दाग दिए जाते हैं और तरह तरह के बहाने दिए जाते हैं। आप भी सुनिए। अलका जी कोरोना है लेकिन मास्क आप लोग नहीं दिख रहे हैं पहने हुए, बहुत सारे लोग मले रहे सारे। मास्क हाथ में है, आप पहनकर बात कर रही हैं, पीछे और मीडिया के लोगों में दिखाइए, है ना? मैं कह रही हूँ कि मास्क अगर कोई नहीं लगा रहा है, आप नहीं लगा रही है तो आप भी गलत है। नहीं, मैं गलत हूँ, लेकिन क्या आप ये बोलने का दम रखती है, हिम्मत? प्रधानमंत्री जी, मोदी जी गलत है। मैं तो कह रही हूँ कैमरे नहीं लगाता वो गलत। क्यों? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का नाम है, अमित शाह देश के गृह मंत्री का नाम, मुख्यमंत्री नहीं होगा। अलका जी गलत होगा और मैं ये भी कह रही हूँ कि कोई सामने वाला गलत करेगा तो दिखता है। ये तो गलत की जंतर मंत्र लोकतंत्र की आवाज, आप तो डिफेंसिव, आप ऑफेंसिव होकर के गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम मास्क आप लोग नहीं, मास्क है ये देखो, अब बोलेंगे तो मास्क उतारना पड़ेगा ना बोलने के लिए। हाथ में लेके हाथ को बुलंद करने की, ये देखो लिपस्टिक लगी हुई है। मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क अभी हटाया, वो धूप में ना वो हो रहा था, सांस घुट रहा था। अच्छा, लेकिन कोरोना है उसको आप कैसे, यहाँ पर देखिए आपने भी मास्क नहीं लगाया है। हम मास्क में लगा लेता हूँ। अभी तक क्यों नहीं लगाया था? अभी तक क्यों नहीं लगाया था? अभी तक क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि मैंने अभी उतारा है, थोड़ी मुझे सांस की प्रॉब्लम है इसलिए। बहरहाल चुनावी मंच से लेकर विरोध वाली सियासत और कोरोना वैक्सीन पर हो रही फुल ऑन राजनीति के बीच मोदी के पॉलिटिकल विरोधी हो या कोई और हो, सबके लिए अभी भी मोदी का मैसेज क्लियर है। अंत में मैं कुछ बिंदु फिर एक बार दोहराना चाहता हूं ताकि हम सभी इन विषयों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़े। एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई ऐसा नहीं, मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर हेल्थ का नियम है जी, ये कोई इस बीमारी के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए है जी। अगर हमें टाइफाइड हुआ, दवाई हो गई, सब हो गई, फिर भी डॉक्टर कहते हैं वो इन चीजों को नहीं खाना, ये वैसा ही है। और इसलिए मैं समझता हूं इतनी सामान्य बात लोगों को समझानी चाहिए, और इसलिए दवाई भी और कड़ाई भी, दवाई भी और कड़ाई भी मोदी ने समझा दिया है कि इसी में सबकी भलाई भी। आगे बढ़ेंगे। सचिन वाजे को एनआईए अभी अभी कहां लेकर पहुंची है, मुंबई से आ रही इस बड़ी खबर पर पूरा डिटेल एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।